दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से खबरें आ रही हैं या खबरें प्लांट की जा रही है, उसके बाद तो एक बात करीब करीब तय दिखती है कि महाविकास आघाड़ी की आंधी चलती हुई दिख रही है। वो आंधी जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दी, वो आंधी जो 48 में से 30 लोकसभा सीटों पर विनर बनाकर महाविकास आघाड़ी के सांसदों को दिल्ली भेजी, अब वो सुनामी में परिवर्तित होती हुई दिख सकती है। और उसके बाद खबरें प्लांट करने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में वो एक दांव, जिस एक दांव ने पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जिसका असर मोटे तौर पर दिखा और अब बहुत बड़े पैमाने पर जो असर दिखने जा रहा है, आखिर क्या है वो दांव, उस दांव की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो खबरें प्लांट की गई 2 दिनों से, बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनलों में काम करने वाले कुछ पत्रकारों के द्वारा प्लांट की गई, उन खबरों को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अफवाहबाजी कितनी बड़ी है और अफवाहबाजी के सहारे महाराष्ट्र जीतने की कोशिशें क्यों तेज हो गई है। पहली चीज तो यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि यह हरियाणा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी क्या कर रही थी? हरियाणा में बीजेपी देख रही थी कि वहां जाट और मुस्लिम, इनको मिलाकर जो 32-33% वोट है, इसके अलावा जो 66-67% वोट है, उसमें से अपने लिए मैक्सिमम वोट खींचो, इस रणनीति पर चल रही थी और उसके लिए अफवाहबाजी काम कर रही थी। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए 40-42% वोट एक गठबंधन के पक्ष में एक तरफा माना जाता है कि वो सत्ता के करीब पहुंच गई है, बड़े बहुमत के करीब पहुंच गई है। हरियाणा में दोनों के वोट करीब करीब 40% के आसपास थे, बीजेपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र की तो स्थिति ही यही है कि मराठा और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक, यही 45% वोटर है और इनके खिलाफ 55% वोटों को इकट्ठा करने की जो कवायद है, न तो ये कभी पूरी होनी है और न ये कभी पूरी हो सकती है। चुनाव की जीत हार अलग बात है। चुनाव स्थानीय समीकरणों से कुछ कैंडिडेट जीत लेते हैं, धारा के उलट जाकर जीत लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पूरे महाराष्ट्र के नैरेटिव को अफवाहबाजी के माध्यम से पूरा करना, यह बड़ा अजीब लगता है। एक बड़े गोदी चैनल के पत्रकार हैं, उनके ट्विटर हैंडल को मैं देख रहा था। आमतौर पर वो बिहार के बारे में, बिहार की खबरें ट्वीट करते हैं और वैसी खबरें ट्वीट करते हैं जिन खबरों से एनडीए के विरोधी दलों को, विरोधी गठबंधन को नुकसान होता है, वो खास तौर पर करते हैं। उनके ट्विटर पर मैंने देखा कि सुबह सुबह 2 अलग अलग ट्वीट। एक ट्वीट ये कह रहा था कि संजय राउत और अमित शाह की मुलाकात हुई। दूसरा ट्वीट उनका आया कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। अब ये खबर देखने के बाद मेरे भी कान खड़े हुए। मैंने भी अपने सूत्रों से पता किया, शिवसेना यूबीटी में भी, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, एनसीपी में भी, सब में पता किया कि हो क्या रहा है दरअसल। और वहां से जो थ्योरी सामने आई, वहां से जो खबर निकलकर सामने आई, उस खबर पर यकीन करें तो ये इस ढंग से खबर को प्लांट किया गया कि जो स्वघोषित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, प्लांटिंग उधर से हुई और कहा गया, और इस ढंग से प्लांट कराने को कहा गया कि उससे लगे कि कांग्रेस के लोगों ने इस खबर को प्लांट कराया है। मतलब खबर प्लांट कोई और करवा रहा है और खबर प्लांट कराने की तोहमत किसी और के ऊपर जाए, ये इस रणनीति के साथ खबर प्लांट की गई। लेकिन दोस्तों, इस तरह की चीजें होती कब है? जब हालात बहुत खराब होते हैं। हालात बहुत खराब कैसे होते हैं? हालात तब खराब होते हैं जब आपके पास न तो नेता है, न नीति है, न नैरेटिव है। चर्चा, पर्चा और खर्चा, खर्चा की बात मैं नहीं कर रहा, खर्चा के मामले में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चर्चा और पर्चा, इन दोनों जगह से जब गायब हो जाता है जो दल या गठबंधन, तब इस तरह की अफवाहबाजी शुरू होती है। और इसी अफवाहबाजी को आगे बढ़ाने के लिए सुबह से खबर प्लांट हुई और जिस आक्रामक अंदाज में संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर पूरे नैरेटिव को धो करके रख दिया, जो बातें उन्होंने कही वो बात हम यहां पर दोहरा भी नहीं सकते। जिस तरह की बातें उन्होंने कही, इस आक्रामकता के साथ इस खबर को का खंडन किया,
तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अफवाहबाजी का दौर महाराष्ट्र में चल रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में वोटिंग के मामले में अफवाहबाजी बहुत काम नहीं करती है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक दांव सबसे बड़ा दांव साबित होने जा रहा है और उस दांव ने पूरे सियासत को पलट करके रख दिया है, वो दांव दरअसल ये है कि महाराष्ट्र के दलित वोटों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड में लाना चाहती थी, अब वो दलित वोट लगभग एक तरफा महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। तमाम कोशिशें हो रही है। एक कोशिश 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखी। कौन सी कोशिश? कोशिश ये थी कि महाराष्ट्र में दलित राजनीति करने वाली एक पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही थी। ओवैसी की पार्टी को तो लोकसभा में एक सीट मिल गई थी। उस पार्टी को क्या मिला था? नीलबटा सन्नाटा। अब दूसरी परिस्थिति पर आते हैं। वो पार्टी कौन सी थी महाराष्ट्र के लोग बता देंगे, कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शक बता देंगे। अब दूसरी परिस्थिति जो इस विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई है या इसके पहले लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई, वो ये है कि प्रकाश आंबेडकर की एक पार्टी है और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी की जो स्थिति है महाराष्ट्र में, उसका वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। अकोला जिले को उस पार्टी का गढ़ बताया जाता है, जहां आज योगेंद्र यादव के साथ भी बदसलूकी हुई है। अकोला जिले में भी वो पार्टी अब सीट निकालने की स्थिति में बची नहीं है। कारण क्या है? दलित वोटों को समझ में आ गया 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा देखकर कि अगर एंटी बीजेपी प्लैंक पर, एंटी एनडीए गठबंधन के मुद्दे पर जाकर के, उनके नैरेटिव के साथ जाकर के यदि अपने मुद्दे को सोल्व कराना है, किसी को चुनाव जिताना या हराना है, तो फिर किसी छोटी पार्टी से गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आजकल ज्यादातर मुकाबले सीधे हो रहे हैं। और रही बात दलित विमर्श की, मायावती से बड़ी दलित नेता मैंने अपने होशो हवास में नहीं देखा पूरे देश में। जब दलित वोटर्स ने मायावती का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में, चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान की राजनीति मार्जिनलाइज होकर रह गई, तो महाराष्ट्र में तो चाहे रामदास अठावले हो चाहे प्रकाश आंबेडकर हो, सबकी राजनीति पहले से मार्जिनलाइज थी। कारण क्या था कि महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की और दलित विमर्श का एक पुराना और बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। वो नेता के पीछे नहीं, मुद्दों के पीछे भागते हैं, मुद्दों के साथ वोट करते हैं। और रही बात नेता की, तो आज की तारीख में इस देश में मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा दलित नेता कौन है? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती या आगे भी बनती है इसी लोकसभा में, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र के बगल के राज्य कर्नाटक से आते हैं। तो दलित वोटर्स को दिख रहा था, लिहाजा दलित की राजनीति करने वाली पार्टियों के वोट प्रतिशत सीधे घट रहे थे। जब तक उनके वोट बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के कुछ वोटर्स को लेकर, कुछ जनरल कैटेगरी और उत्तर भारतीयों के वोटर्स को लेकर और कुछ ब्राह्मण वोटरों को लेकर के एक कोशिश करके बीजेपी त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में अपने लिए रास्ता ढूंढ लेती थी। ये 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आप देखें तो चतुष्कोणीय मुकाबले में 2014 के विधानसभा में भी हुआ और इसके साथ साथ काफी हद तक के 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। लेकिन 2024 आते आते हालात बदल गए, पार्टियों का सिंबल कहीं और चला गया। उद्धव ठाकरे ने यदि अपने नए सिंबल मशाल का ढंग से प्रचार किया होता जैसे शरद पवार ने किया था, तो जो सीटें भाजपा और उनकी दिखाई दे रही है, शिंदे गुट की, एकनाथ शिंदे की पार्टी की, वो दिखाई नहीं देती। शरद पवार ने तो अपने भतीजे और पार्टी का सिंबल ले उड़े अजीत पवार की पार्टी को धोकर रख दिया। बमुश्किल खाता खुल पाया था। अब उससे सबक लेते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने काम किया। ओबीसी वर्ग के भीतर एक अलग तरह की स्थिति है। नाना पटोले को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। गठबंधन में जब पार्टियां होती है तो इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि नेताओं के बीच आपसी मतभेद नहीं होते हो।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेताओं के बीच आपसी मतभेद ना रहे हो, कभी ना रहे हो, या बाद में ना हो, या अब भी ना हो। किस मुश्किल परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया था, वो सबने देखा था कि 2 कुर्सियां लगी थी शपथ ग्रहण समारोह में, अचानक तीसरी कुर्सी लगाई गई थी। वहां भी मतभेद थे, तो क्या वहां सरकार नहीं बनी? सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाकर शरद पवार ने कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाई, एनसीपी। और जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव के तुरंत बाद जो सरकार बनाई वो सोनिया गांधी की पार्टी के साथ मिलकर बनाई। 15 साल सरकार चलाई। तो सियासत में मतभेद चलते रहते हैं। नाना पटोले और संजय राउत के मतभेद को इतना बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं थी। क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में मतभेद नहीं है? क्या अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में मतभेद नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में मतभेद नहीं है? और तो और एक पार्टी के भीतर कितनों के कितनों से मतभेद है, यह कहने की जरूरत नहीं है। तो एक जो लकीर खींची जा रही थी कि नाना पटोले ने ऐसा कह दिया, शिवसेना यूबीटी के नेता बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज की हकीकत यह है कि सिर्फ 14 या 15 सीटों को छोड़ दे तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन सील हो चुका है। और इसके उलट यदि एनडीए यानी महायुति की बात करें, कोई सीट शेयरिंग का ऐलान आपके सामने नहीं हुआ है, कोई खबर तक नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि कल ही सबने देखा, बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए बीजेपी ने अपने 99 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी बीजेपी ने एक तरफा। कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, वहां बिग ब्रदर एटीट्यूड बीजेपी का दिखा। क्या इस बात को एकनाथ शिंदे इससे खुश होंगे? और एकनाथ शिंदे यदि इस बात से खुश नहीं होंगे तो क्या अजीत पवार इससे खुश होंगे? अजीत पवार के सामने तो दोहरा संकट है कि वो किधर से चुनाव लड़े, बारामती से लड़े या पुणे में कहीं से लड़े। वो एक अलग संकट महायुति में है कि वहां बिना सीट शेयरिंग हुए कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात यदि करें, सिर्फ 14-15 सीटें हैं, उसमें भी ज्यादातर सीटें कहां हैं? लोकसभा चुनाव के दरमियान दरअसल विदर्भ के कुछ इलाकों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ठीक ठाक सफलता मिली, अच्छे वोट मिले। जबकि आमतौर पर विदर्भ को माना जाता था कि यहां एनसीपी और शिवसेना इन दोनों का आधार न के बराबर है। ज्यादातर यहां कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच मुकाबला होता है। अब लोकसभा चुनाव में जब ठीक ठाक उन्हें अपने जनाधार का एहसास हो गया तो विधानसभा में भी वो कुछ सीटें चाहते हैं वहां, और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पर कोई नई बात नहीं है। और वही हो रहा है। 2-4 सीटों का मामला है, वहां सेटल हो जाएगा। 2-4 सीटें मुंबई की है, वो सेटल हो जाएगा। और महज 15 या 14 सीटों का जो विवाद है उसको पूरे महाराष्ट्र का विवाद बनाकर पूरे गठबंधन के नैरेटिव को खराब करने की कोशिश जो हो रही है, उन सब के पीछे एक दांव है, और उस दांव के पीछे एक नेता है, शरद पवार। शरद पवार क्यों? मैंने प्रकाश आंबेडकर का जिक्र किया। प्रकाश आंबेडकर को शरद पवार फूटी आंख नहीं सुहाते। और प्रकाश आंबेडकर कई बार खुले तौर पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, चाहे जैसे भी हो, उनकी राजनीति की वजह से हमेशा फायदा बीजेपी को होता रहा है। और ये सारी चीजें उनकी 10, 15, 20 साल की राजनीति को देखकर महाराष्ट्र के दलित समाज को दिखाई दे रहा था। तो जो वोट प्रतिशत अभी मैंने आपको बताया कि मराठा प्लस जो अल्पसंख्यक का वोट है वो 40-45% के पास जाकर बैठता है, और जो दलित वोटर्स का रुझान कांग्रेस पार्टी या एनसीपी और इनके उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एमवीए की तरफ, महाविकास आघाड़ी की तरफ हुआ है, वो इनको अचानक इतनी बड़ी बढ़त दे देता है कि इनकी सीटों का आंकड़ा 200 पार करेगा या 225 पार करेगा, आज की तारीख में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। डर दरअसल इस बात का है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने जिस प्रकार से वोटों के मामले में जहां खड़गे के चेहरे का इस्तेमाल करना है, जहां दलित राजनीति का इस्तेमाल करना है, खुलकर छोड़ दिया कि कांग्रेस पार्टी लड़ ले, कांग्रेस पार्टी उस पूरे नैरेटिव को अपने हिसाब से सेट करे। फायदा कांग्रेस को होगा तो सहयोगी दलों को भी होगा। ग्रामीण मराठा समाज में
शरद पवार अपनी पार्टी के लिए जो मराठा वोटों को एकजुट कर रहे हैं, वो सिर्फ शरद पवार अपनी पार्टी के जो भी उनके 70, 80, 85, 90 जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। उसका फायदा उनके अलायंस पार्टनर, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या राहुल गांधी खड़गे की कांग्रेस हो, उसे भी होगा। नाना पटोले जितना ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं इस विवाद में, कुणबी समाज के लोगों को लग रहा है कि नाना पटोले एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और जब बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं तो सीएम बने ना बने डिप्टी सीएम तो बन ही जाएंगे। कुणबी समाज को भी महाराष्ट्र में लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद नाना पटोले के पास आ सकता है। तो इस पूरे खेल को जितना प्रचार हो रहा है, इसको पूरी तरह से एंजॉय करने का काम महाविकास आघाड़ी के नेता कर रहे हैं। जितनी जातियों के, जितने समाज के नेता सामने आएंगे, जितने समुदाय के नेता सामने आएंगे, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी, उनकी सामुदायिक अस्मिता, जातीय अस्मिता अपने नेता और उस गठबंधन के साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। बाकी महाराष्ट्र इमोशन सोक्ड पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। समाज सुधार आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से लेकर उसके भी पहले से, भक्ति आंदोलन के दौर से। तो इमोशंस ऑफ पॉलिटिक्स, मराठा सियासत, पेशवाई की याद, गुवाहाटी मॉडल की सरकार, 50 खोके एकदम ओके का जो नैरेटिव सेट किया गया वो, और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को उठा करके गुजरात ले जाने की कवायद, आज आम मराठी मानुस को यह साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो मराठा हो या गैर मराठा हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उसे साफ दिखाई दे रहा है कि बुलेट ट्रेन मुंबई से पुणे या मुंबई से औरंगाबाद या नागपुर तक भी तो बन सकती थी। आखिर बुलेट ट्रेन को सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद क्यों ले जाया जा रहा है? पहली बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में क्यों नहीं मिली? क्या मुंबई के वेल्थ को, मुंबई के संसाधनों के दोहन का अधिकतम अधिकार महाराष्ट्र के अलावा किसी दूसरे राज्य को दिया जा रहा है? ये सारी चीजें लोगों के जेहन में है, और ये लोगों के जेहन में इसलिए भी भरती जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र का कोई भी इलाका, वोटिंग पैटर्न भले ही अलग अलग हो, लेकिन आज की तारीख में एक मुद्दे पर एकमत दिखाई देता है। और वो मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब ठाकरे की विरासत को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने मराठों के सबसे बड़े नेता शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी मॉडल का इस्तेमाल कर सरकार को तोड़ा। यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी टूटे तोहमत बीजेपी पर ही क्यों तोड़ा, उसका साक्षात सबूत सबको दिखता है। जो टूटे उनमें से अधिकांश लोगों को ईडी का डर था या ईडी का प्रेम पत्र उन्हें मिल चुका था, और जो टूटे वो टूट करके कोई और गठबंधन में नहीं गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए। उन्हें असली विधायक दल की मान्यता भी मिली, संविधान पीठ तक बनी, सब कुछ हुआ। और ये सब कुछ जब लोगों को दिखाई देने लगा, उसके बाद ये शीशे की तरह साफ हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में अफवाहों के दम पर फ्लोटिंग वोटर्स को एक तरफा नहीं अपने साथ लाया जा सकता। इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि महाराष्ट्र में फ्लोटिंग वोटर्स कौन है? मराठे तो फ्लोटिंग नहीं है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल एफिलिएशन, राजनीतिक प्रतिबद्धता पहले से तय है। अल्पसंख्यकों का वोटिंग पैटर्न पहले से तय है। दलितों का वोटिंग पैटर्न साफ दिख रहा है कि अब रामदास अठावले या प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से ज्यादा अब मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं और उनके अपने मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रख रही थी, उस ओबीसी वर्ग के साथ क्या हो रहा है? उसे लग रहा है कि जाति जनगणना तो करा नहीं रहे। दूसरा डर उसे यह भी लग रहा है कि मराठों को यदि ओबीसी का आरक्षण दिया जाता है तो उसी 27% में इन्हें भी घुसाया जाएगा। अलग से आरक्षण देने का कोई प्रावधान है नहीं, क्योंकि 50% की सीलिंग की बात कह दी जाती है। तो ये सारे मुद्दे बीजेपी के कोर वोटर को भी परेशान कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मणों के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? सवाल उठता है कि क्या उत्तर भारतीयों के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? और सीएम फेस को लेकर एक अलग तरह के हालात है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जाए तो नहीं जाए, और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मना करें तो कैसे करें? शिंदे के पास कोई वोट है नहीं। बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि मराठा वोटर टूटेगा,
लेकिन ये उम्मीद उसी तरह धराशायी हो गई जैसे लालू यादव से यादव वोट छिटकाने की कोशिश बिहार में हुई थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार को छोड़कर यादव किसी और को उत्तर भारत में नेता मानेंगे, खासकर यूपी बिहार में। वही स्थिति महाराष्ट्र के लिए है। मराठों की बात होगी तो जब विलासराव देशमुख जैसे जनाधार वाले नेता मुख्यमंत्री पद पर रहकर शरद पवार के कद को कम नहीं कर सके, वो खुद मराठा थे लेकिन शरद पवार के कद को कम नहीं कर सके, पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान नहीं कर सके, तो एकनाथ शिंदे कैसे कर लेंगे? तो एकनाथ शिंदे के सहारे एक दिलासा देने की कोशिश तो बीजेपी की है, कामयाबी की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। और इन सब के पीछे जो मूल बात है वो यही है कि सिर्फ एक दांव, एक ऐसा दांव दलित वोटों को मुद्दों के सहारे इंडिया गठबंधन में लाकर खड़ा कर देना, इसने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव की बाजी पलट के रख दी है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है, सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों की कि ये आंकड़ा 180 पर रुकता है महाविकास आघाड़ी का, 200 पर रुकता है या 225, 30, 240 तक जाता है। 288 सदस्यों की विधानसभा है, 145 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। बहुमत को लेकर महाविकास आघाड़ी में कोई चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जमीन पर जो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिला स्तर के लोगों से हम लोग बात करके जो देख रहे हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हर जगह चर्चा नंबर ऑफ सीट्स के लिए है। और जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा हो जाएगा महाराष्ट्र में, वो मुगालते में है। मुगालते में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बहुत छोटा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, वोट बड़ा था, और इतना बड़ा वोट बीजेपी के पास था जिसकी तुलना में बड़ा वोट तो कांग्रेस के पास था, लेकिन कांग्रेस उस पर सही रणनीति के साथ नहीं चल पाई। महाराष्ट्र में तो वोट ही दिखाई नहीं देता कि बीजेपी के पास वोट कहां है। और जब वोट नहीं दिखाई देता तो होता क्या है? वही होता है कि हवा बहुत बड़ी बनाई जाती है लेकिन नतीजा शून्य आता है। कश्मीर में धारा 370 की बात की गई, कश्मीर घाटी में कितने फीसदी वोट मिले हैं बीजेपी को? कश्मीर घाटी की सीटों पर कितने फीसदी वोट मिले हैं? इतने वोट भी नहीं मिले हैं कि कश्मीर घाटी में अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी होती बीजेपी तो राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता भी मिल सके। पॉइंट में, दशमलव में उन्हें वोट मिले हैं। महाराष्ट्र की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर जैसी होती जा रही है। अब देखते जाइए, धोखे की सियासत और धोखे के साथ बनी हुई सरकार, धोखे और अफवाह को फैला करके जो खेल खेला जा रहा है, वहां लोगों को सिर्फ यही याद आता है कि बड़े धोखे हैं इस राह में। किस राह में बड़े धोखे हैं? तो सियासत की राह में। और उस धोखे से शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो अपने आप को संभाल रहे हैं, जख्म को सहला रहे हैं, साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी उस जख्म को तो सहलाने नहीं जा रही है। यही देखने वाली बात है और इसी के लिए चुनाव हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।